है। आने वाले समय में आप करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, मेरा लक्ष्य यही है कि खासकर हमारे बहुजन समाज के लोग जो दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लोग हैं, तमाम ऐसे आरोप लगते हैं कि आप पढ़कर भी कंपटीशन नहीं आगे आ पाते हैं, ठीक है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया आरक्षण की जो व्यवस्था है, तो हमारे लोग जहाँ तक शिक्षा में बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाते हैं, तो लोगों को जागरूक करके। कारण क्या जो शिक्षा में आगे नहीं जा पा रहे हैं? देखिए, मेहनत कश जो लोग होते हैं उनके पास समय कम होता है जी। घर की जिम्मेदारियां होती हैं, समय कम होता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर भी होते हैं, तो बहुत अच्छी लेवल की शिक्षा वो नहीं दे पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपने समाज के लोगों को मदद करके उनको उचित शिक्षा दिलवाई जाए। एक सवाल, आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? देखिए, हो सकता है, क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि मैं राजनीतिक रूप से लोगों को मजबूत कर सकता हूं, हमारे लोग अगर मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो हो सकता है चुनाव लड़ना पड़े। साथियों नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं द सचिन विथ 39। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं प्रमोद गौतम जी। मैं इनसे कुछ बातचीत करूंगा। भाई नमस्कार। आपका स्वागत है द सचिन विथ में। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी शिक्षा क्या है? ग्रेजुएशन है, LLB कर रहे हैं। शुरुआती पढ़ाई आपने कहाँ से की है? शुरुआती, चूँकि एक सामान्य परिवार से मेरा बैकग्राउंड रहा है जी। प्राइमरी विद्यालय में एडमिशन हुआ था। हाँ, प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन हुआ था। वहाँ से फिर हमने अपने गांव से ही माध्यमिक विद्यालय में एडमिशन लेकर के। तो आपको इसका मतलब प्यार मिल रहा है लोगों का? जी जी। आपका परिवार राजनीतिक से ताल्लुक़ रखता है, तो आप राजनीति करेंगे कि या समाज सेवी रहेंगे? देखिए, चूँकि मेरा लक्ष्य है जो समाज में जो व्याप्त कुछ व्यवस्थाओं के कारण असमानता है लोगों के अंदर, तो सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक जो विचारधारा है लोगों में जो समानता, कैसे आप परिवर्तन ला सकते हैं? देखिए, परिवर्तन का जब तक राजनीति में एक सोच होनी चाहिए कि समाज में समतामूलक समाज हो, और राजनीति में जब तक अच्छे व्यक्ति नहीं आएंगे, क्योंकि अच्छे कैसे व्यक्ति? बिल्कुल आप नजर आप कहीं ही कहने चाहिए बिल्कुल बुरे हैं। बुरे का मतलब ये है कि जहाँ लोगों को उत्पीड़न हो, लोगों को न्याय न मिल रहा हो, लोग परेशान हो, तो जो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उन तक न पहुंच पा रही हूँ, चाहे वो उसका जिम्मेदार प्रधान हो, विधायक हो, तमाम ऐसे नेतृत्व करता है। आप खुला आरोप लगा रहे हैं प्रधान और विधायकों के ऊपर? नहीं, बिल्कुल खुला आरोप लगा रहे हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि आज तक जो समाज में स्थिति बनी हुई है, भाई क्यों लोग परेशान हैं, क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा, उनके घरों की आप स्थिति देख लीजिए। तमाम ऐसे हमारे समाज में ऐसे लोग नेतृत्व कर रहे हैं। नहीं, आपके परिवार जो है, आपका परिवार जो है जी, राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखता है जी। आपके चाचा जी बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं। जी जी। तो इसका मतलब आप इसलिए आप दूसरी पार्टियों पर आरोप? नहीं, देखिए, मैं किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूँ। मेरी सोच पूज्य मानवर कांशीराम साहब और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सपना देखा था। उन्होंने सपना देखा था समतामूलक समाज हो, हमारे समाज के लोग राजनीति में आगे आएँ, उनको न्याय मिले, तो वही मेरी सोच भी है। कैसे न्याय मिलेगा उन लोगों को? जब तक हमारे लोग शिक्षित होकर राजनीति में नहीं आएंगे, उनको अवसर नहीं मिलेगा, तब तक। शिक्षा महत्वपूर्ण है कि राजनीति? नहीं, पहले तो शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा के साथ साथ राजनीति बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति में जब अवसर मिलेगा, ऐसे इसके साथ साथ लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हम अपना वोट और जो नोट किसको दें। आप वोट और नोट की बात कर रहे हैं जी। तो वोट किस पार्टी को देना चाहिए? देख के वोट देना चाहिए, पार्टी देख के? बिल्कुल प्रत्याशी देख कर देना चाहिए। पार्टी क्यों देखें? अगर प्रत्याशी हमारा ठीक है, चाहे किसी भी पार्टी को, अगर प्रत्याशी ठीक है। अगर आप मान लीजिए आप राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रख रहे हैं, आप भाजपा का विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं? देखिए, बात विरोध की नहीं, बात विचारधारा की है। अगर भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, या हमारी क्षेत्रीय पार्टी हो, यदि पार्टी हमारी विचारधारा से विपरीत काम कर रही है तो बिल्कुल। भाजपा विचारधारा से काम कर रही है, विपरीत काम कर रही है? देखिए, जो बहुजन समाज है, जो बहुसंख्यक समाज है, जो अल्पसंख्यक समाज है, मुझे लगता है कि अभी तक 80-85% के जो लोग हैं, अभी तक उनके, चाहे उनके आरक्षण की बात हो, चाहे उनके सुरक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, मुझे लगता है सरकारें विफल रही हैं। तो इसका मतलब वोट नहीं करना चाहते? आपके कहने का मतलब है? नहीं, देखिए, अभी
फिर वही बात आ गई ना कि आप वही बात ये आ गई कि लोग अभी शिक्षित नहीं हैं। भाई अगर हम शिक्षित हो, लोग शिक्षित हो जाएंगे। अभी आप चर्चा कर लीजिए कि भाजपा को वोट क्यों दें या ना दें, तो लोग कहेंगे देना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल देना चाहिए ना। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपसे पूछता हूं देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि देना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग शिक्षित नहीं हैं वो लोग ये कहेंगे मुझे 5 किलो राशन मिल रहा है, मुझे सारी सरकारी सुविधाएं मिल रही है। आप 5 किलो राशन में ना ढूंढवाई। एक सवाल है, आपको वोट भाजपा को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखिए, अगर एक जो वोटर, मैं फिर आपसे वही चीज़ कह रहा हूँ, मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि अपना एक जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया है, और आपके जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है, जो नोट है, वोट और नोट, एक शब्द में आप बातें घुमा रहे हैं, आप बातों से एक शब्द में वोट देना चाहिए नहीं, एक यस या नो, यस या नो। नहीं, ये नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको ना, उसी में मैं उसी पे आ रहा हूँ। मेरी बात सुनिए आप, देखिए उसी पे आ रहा हूँ। वोट कहाँ देना है और नोट कहाँ खर्च करना है। मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपए है और मेरे घर का कोई बच्चा, मैं व्यक्तिगत मेरी बात नहीं, उसमें आप भी हो सकते हैं, समाज में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, 100 रुपए है और घर का बच्चा बीमार है, ठीक है, और घर के बच्चे की दवा कर सकता है, और 100 रुपए लेकर के हमारे समाज के लोग, कोई भी व्यक्ति जाकर शराब पी लेता है। जब शराब पी लेता है तो क्या उसकी स्थिति क्या होगी? नुकसान होगा। ठीक उसी तरह यदि एक व्यक्ति जो वोट का अधिकार जिसके पास है, अपने वोट को सही जगह अपने ठीक ठाक प्रत्याशी को, यानी गलत प्रत्याशी को दे देता है, तो नैतिक रूप से वो वोट की वजह से आप गलत प्रत्याशी को चुनते हैं। नहीं, ये तो सही बात है। चलिए, सब सारी चीजें हम मान रहे हैं, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन है, वोट उसको देना चाहिए कि नहीं उस पार्टी को? देखिए, जो हमारी सुरक्षा, हमारे लिए रोजगार, हमारे आरक्षण, यानी बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी हो या कानून की विरोधी हो। चलिए, आपका परिवार राजनीतिक ताल्लुक रखता है, अगर आपने अभी एक शब्द कहा कि अगर व्यक्ति अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए तो वोट देना चाहिए और भाजपा को वोट नहीं देना चाहिए, आपका कहने का मतलब है अगर आपके परिवार से कोई मैंने ये नहीं कहा भाजपा को वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मैंने ये किसी पार्टी को मैंने नहीं कहा। पार्टी जो ठीक ठाक प्रत्याशी होता है, जो जिम्मेदार प्रत्याशी होता है, एजुकेटेड प्रत्याशी होता है, यदि मुझे लगता है कि ये प्रत्याशी जो चाहे वो नया हो या एक आध बार निर्वाचित हो, तो अगर मुझे लगता है कि नहीं, समाज को एक समान रूप देख करके अगर समाज में बढ़िया काम कर रहा है तो लोग उनको चुनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए ठीक है, आज तक आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन रहा? देखिए, मेरी नज़र में तो मुझे लगता है, खासकर मैं चूँकि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, प्रतापगढ़ से, तो मुझे लगता है कि मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जहाँ तक मेरी सोच है, मुझे लगता है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल ऐसा रहा है कि उसमें जो है तमाम ऐसे लोग बताते हैं, मिलते हैं, जिम्मेदार लोग मिलते हैं, गरीब लोग मिलते हैं और कहते हैं कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने जो शासन किया, जो एक कानून के द्वारा कानून का राज होना चाहिए, चाहे वो अधिकारियों की बात हो, चाहे भर्ती की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे विकास की बात हो, तो और चाहे अपराधियों पर अंकुश लगाने की बात हो, तो वहाँ बहन मायावती जी नंबर 1 पर आते हैं। नहीं, कहीं आप इसलिए तो नहीं कह रहे हैं कि बहन मायावती जी आज तक बेहतर मुख्यमंत्री, आपके परिवार के लोग बसपा से ताल्लुक रखते हैं, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं आपके चाचा, इसलिए तो नहीं कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे कोई राजनीतिक विरासत में नहीं मिली है। चलिए ठीक है, अब आपको योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कैसे लगते हैं? बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि जो भर्तियाँ, जो हमारा युवा साथी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो भर्तियों के लिए परेशान हैं, और खास करके जो व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, जो व्यवस्थाएं हैं, यानी कि कानून का जो राज होना चाहिए, उस कानून के राज के कहीं न कहीं कानून का उल्लंघन सरकार करती दिखाई देती, इससे थोड़ा सा मैं संतुष्ट नहीं। अच्छा, जैसे आज तक हम देखते चले आ रहे हैं, जो बात होती है सत्ता परिवर्तन की, जी, सत्ता परिवर्तन हुआ, बसपा बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार बनी, और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी 3-4 बार, कांग्रेस की बनी, भाजपा की बनी, लेकिन आज भी दलित और शोषित समाज, दलित जो व्यक्ति है
उसी कंडीशन में है, ये परिवर्तन कैसे होगा? सरकार बनने के बाद, बसपा की सरकार बनने के बाद भी परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, व्यवस्था परिवर्तन आपको चाहिए कि सत्ता परिवर्तन चाहिए? नहीं, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। वो कैसे व्यवस्था परिवर्तन होगा? देखिए, जब वही फिर मैं कह रहा हूँ कि जब जो खासकर आज के समय में जो सोशल मीडिया का समय है, अगर जो युवा एजुकेटेड, जो पढ़े लिखे युवा है, जो संघर्षशील है, सामाजिक रूप से जो संघर्ष कर रहे हैं समाज में जी, चाहे किसी के साथ घटना हो जाए उसको न्याय दिलाने की बात हो, चाहे सरकारी कोई योजनाएं हो या योजनाएं दिलाने की बात हो, तमाम, चाहे किसी की शिक्षा को लेकर वो चिंतित हो, तो तमाम ऐसे अगर जो युवा साथी हैं, अगर उनको राजनीति में अवसर मिलता है, और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि चाहे जो पार्टी हो, पार्टी के शीर्ष नेताओं के सोचना चाहिए, अगर वो देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो जो संघर्षशील हैं, चाहे उनके पास आर्थिक। अच्छा, आप बार बार युवाओं की बात कर रहे हैं, युवा को शिक्षा की ओर जाना चाहिए कि राजनीति की ओर? नहीं, शिक्षा बेहतर है, राजनीति? शिक्षा बेहतर है, क्योंकि अगर हम शिक्षित रहेंगे, देखिए ऐसा नहीं है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, अगर राजनीति में जाना चाहते हैं तो देखिए आप देख लीजिए बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी, उन्होंने शिक्षा में बहुत अच्छी उनकी नहीं है, लेकिन उन्होंने कितना अच्छा काम किया। उन्होंने SC माइनॉरिटी के लोगों को कितनी बढ़िया व्यवस्था दी, नौकरियां दी, सारी चीज़ें दी, मजबूत बने, नहीं आर्थिक रूप से। आप बार बार युवाओं की बात करते हैं, लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है, युवा को मैं देख रहा हूँ शिक्षा की ओर न जाके राजनीति की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन आपके कहने का तात्पर्य रहा है कि शिक्षा ही जरूरी है, और शिक्षा होने के बाद व्यक्ति जब शिक्षित होगा तब अच्छी राजनीति कर पाएगा। बिल्कुल। अगर ये बताइए क्यों, कैसे हो सके कि लोग शिक्षा की ओर जाएं? देखिए, उससे क्या है, जो समाज के जो सामाजिक चिंतक लोग हैं जी, पहली बात तो आज के समय में जो पारिवारिक लोग हैं, क्योंकि काम इतना ज़्यादा रहता है, जिम्मेदारियां रहती है, तो वो बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो उससे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक नारा दिए थे, शिक्षित बनो। आज हमारे समाज के लोग, जो सामाजिक चिंतक लोग हैं, उन्होंने उस नारा को बदल दिया, शिक्षित करो। इससे हमारे समाज के लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि पहले हम लोगों को अगर देख रहे हैं कि शिक्षित नहीं हो पा रहा, तो उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करें। अगर शिक्षक के लिए प्रेरित होते हैं, अगर उनकी एजुकेशन, उनके मन नहीं लग रहा है, ठीक है, तो कोई काम करें, नहीं तो भी आगे चल के अगर वो राजनीति में आना चाहते हो तो पहले समाज में सामाजिक रूप से मजबूत बने, समाज को एक नई दिशा देने का काम करें, बिल्कुल राजनीतिक रूप से वो आगे बढ़ें। अगर सामाजिक पकड़ उनकी अच्छी रहेगी तो बिल्कुल राजनीति में आगे जाएंगे। अच्छा, चंद्रशेखर रावण, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि वो आज भी अपने बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश से आती हैं, तो उनको आज वो अपना नेता ही कहते हैं। और उनके लिए तो अमेरिका के एक मैगजीन ने भी छापा था कुछ दिन पहले कि वो एक अच्छे नेता बनकर उभरने वाले हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत कम समय में उन्होंने बहुत अच्छा। आप किस नज़रिए से देखते हैं? बिल्कुल सामान्य नज़रिए से देखते हैं, और हम ये चाहेंगे कि अगर उनकी नीतियाँ अच्छी रहें तो आज के युवा उनके साथ जुड़ें और उनको आगे बढ़ाने का काम करें। उनका काम आपको कैसा लगता है, काम करने? देखिए, काम तो मुझे लगता है अभी वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तमाम ऐसे समाज में, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो, चाहे देश के किसी और स्टेट की घटना हो, तो बिना डरे अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो एक सभ्य समाज की जो मर्यादा होती है, समाज उससे और क्या अपेक्षा कर सकते हैं, पहले तो न्याय दिलाने के आगे आते हैं। ऐसे जैसे उत्तर प्रदेश में अभी तक जो दलित समाज की पार्टी थी वो बहुजन समाज पार्टी मानी जाती थी। अभी इस समय चंद्रशेखर रावण आ गए हैं और सारे बहुत लोग पार्टियां बना लिए हैं, तो दलित को इस समय चंद्रशेखर रावण के साथ जाना चाहिए या बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना चाहिए? और इस समय अखिलेश यादव भी दलित पिछड़े की बात कर रहे हैं, तो किसके साथ जाना चाहिए दलितों को, किसके साथ जाने से हित है? देखिए, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, सत्ता परिवर्तन की बात, ठीक है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो मानवर कांसीराम साहब ने जो नारा दिया था, बहुजन समाज जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इन सारी पार्टियों को, अगर सत्ता परिवर्तन की बात है मेरे समय में, यदि सत्ता परिवर्तन की बात है, तो वहाँ पे भी मुझे लगता है कि सारी पार्टियों को मिल करके एक ठीक ठाक नेता चुनना चाहिए और देश को आगे ले जाने का काम करना चाहिए। तो बीजेपी को 2027 में कौन हरा सकता है? सपा, बसपा, भीम आर्मी या अन्य पार्टी? देखिए, आज जो भौतिक परिस्थितियां हैं, ठीक है, क्योंकि तमाम ऐसे समाज में लोग हैं, ठीक है, यहाँ तक तो आज दृष्टिकोण से अगर हम देखें, क्योंकि समाज में दिखाई दे रहा है, तो आज भी 70% लोग बीजेपी से संतुष्ट हैं, खासकर युवा नहीं संतुष्ट हैं, वो भी दिखाई देता है।
क्योंकि जो मुद्दे होते हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के एजेंडा होता है कि असल मुद्दे से लोगों को कैसे भटकाया जाए। देश के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, फिर वो चाहे उनकी स्वास्थ्य की बात हो, चाहे न्याय की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, या आप देख लीजिए महंगाई चरम पर है उसकी बात हो, तो मुझे लगता है जो वोटर होता है उन्हें मुद्दों से भटका दिया जाता है। और अन्य तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं, चाहे वो धार्मिक मुद्दा हो, चाहे आस्था को लेकर के हो, तो ऐसे तमाम मुद्दे में जब वोटर उलझ जाता है तो फिर मुझे लगता है सत्ता परिवर्तन होना मुझे नहीं लगता कि 2027। अच्छा, आपको कहने का मतलब है 2027 में पुनः बीजेपी रिपीट करने वाली है? अच्छा, इसका मामला एक मेरे दिल सवाल आ रहा है, जिसे आपने कहा अभी मैंने आपसे पूछा कि 2027 में किसकी सरकार बन सकती है, तो एक स्पष्ट सवाल आता है, क्या आपका परिवार, मैंने शुरू में कहा कि परिवार राजनीतिक ताल्लुक रखता है, इसके पहले बहुजन समाज पार्टी में रहा है, क्या आप लोग कहीं बीजेपी में जाने वाले तो नहीं हैं? देखिए, कारण ये है ना कि मैंने आपसे फिर वही दोबारा, मुझे आप बार बार वही ले जाना चाहते हैं, तो मैं फिर यही आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि मानवर कांसीराम साहब ने एक सपना देखा था समता मूलक समाज, जो बाबा साहब और पेरियार ललाई सिंह यादव ने भी देखा था, और ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, उन सब भी हमारे जितने भी बहुजन समाज के जितने महापुरुष थे, सबने एक सपना देखा था कि समता मूलक समाज हो, सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगी नींद। अच्छा, अभी आपने बार बार मानवर कांसीराम साहब को नाम लिया, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे नेता के रूप में देखता हूँ, लीडर के रूप में। आप मानवर कांसीराम साहब का एक नारा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसको बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं उस पर बहुत नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ एक चीज़ कहूँगा कि मानवर कांसीराम साहब के नेतृत्व में जी पहली बार सरकार बनी बीजेपी की गठबंधन से, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे लगता है, लेकिन तब भी मानवर साहब ने नारा नहीं बदला, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ही नारा, ठीक है। तो 2009 अक्टूबर 2006 में जब मानवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण होता है, तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिस मजबूती से पूरे देश में, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है कि पूरे देश में चुनाव लड़ती है, आज भी लड़ती है। वो अलग बात है कि सीट निकलती है कि नहीं निकलती है, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी देश के अंदर भरे हैं। तो मुझे लगता है कि बहन कुमारी मायावती ने सोचा या उन अपने एजेंडे में उसको शामिल किया कि एक जो मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, तो मुझे लगता है वो किसी बहुजन या किसी जाति संप्रदाय विशेष का नहीं होता है, सर्वजन का। देखिए, जो पार्टी बनी थी, पार्टी बहुजन हित के लिए बनी थी, तो और जब तक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा चला, तब तक बहन जी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की 4 बार सरकार बनी, 2007 में बनी, 12 तक चली। जब 2012 में सर्वजन हिताय सर्वजन का नारा आया, तब से देख रहे हैं दिन का दिन ग्राफ गिरता जा रहा है। क्या इस नारे के आने की वजह से ग्राफ गिर रहा है, क्या कोई और कारण हो सकता है? देखिए, वो उनके पार्टी के एजेंडे हैं, उनकी पार्टी के अपने नियम कानून है, वो किस तरह से पार्टियां चलाती हैं, उनकी नीतियां हैं, तो उस पर मैं बहुत नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वो सर्वजन का होना चाहिए। सर्वजन का होना चाहिए, लेकिन जब तक एजेंडा जो था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो इस पर जब तक चली पार्टी तब तक सरकार बनती गई, लेकिन जब से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा आ गया, फिर सीटें एकदम चली गई। अब की बार विधानसभा में 1 सीट मिली है, लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली। आप इसको किस नज़रिए से, बहन जी को सर्वजन हिताय लेके चलना चाहिए या पुनः बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पे आना चाहिए? देखिए, बहन जी ने तमाम बहुजन समाज के लोगों को भी चुनाव लड़ाया था, तो अगर कहा जाए तो सर्वजन में से ही वो एक जो विधायक हैं परसरा से उमाशंकर जी आए हैं, बहुजन समाज को नहीं अगर कहा जाए तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आप बहुजन समाज के लोग नहीं, जब भी सर्वजन आप बताए, सर्वजन के विधायक, उस बहुजन के विधायक ने उस बहुजन के विधायक नहीं हैं, लेकिन जब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा चलता था, तब भी बहुजन से हट के अन्य बिरादरी के लोग नेता, विधायक, सांसद बनते थे, बिल्कुल तब, लेकिन नारा नहीं चेंज हुआ। तो क्या नारे बदलने की वजह से तो नहीं सीटें कम हो रही है? मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे याद है 2003-2004 से मुझे बहुत याद है, क्योंकि उस सरकारें में मैं तो राजनीति में सक्रिय नहीं था, आदरणीय चाचा जी थे, तो बहन जी की सरकार में माननीय मंत्री जी स्वामी प्रसाद मौर्य भी, रंजीत जी सरोज भी 2003 में वो आते थे, बहुत छोटे थे, ठीक है, तब भी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का नारा नहीं, हम जहाँ तक हम जान रहे हैं 2012 से आया है,
2012 में नहीं, उसके पहले 2007 में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से ही चुनाव लड़ा गया था। 2012 से जब 12 का विधानसभा का चुनाव था तब सर्वजन हिताय। अब उनकी नीतियां हैं, वो क्या कर रही हैं वो ही जाने, क्योंकि पार्टी की शीर्ष नेतृत्व है। आने वाले समय आप करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, मेरा लक्ष्य यही है कि खासकर हमारे बहुजन समाज के लोग, जो दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लोग हैं, तमाम ऐसे आरोप लगते हैं कि आप पढ़कर भी कंपटीशन नहीं आगे आ पाते हैं, ठीक है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया आरक्षण की जो व्यवस्था है, तो हमारे लोग जहाँ तक शिक्षा में बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाते हैं, तो लोगों को जागरूक करके। कारण क्या है जो शिक्षा में आगे नहीं जा पा रहे हैं? देखिए, मेहनत कश जो लोग होते हैं उनके पास समय कम होता है जी। घर की जिम्मेदारियां होती हैं, समय कम होता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर भी होते हैं, तो बहुत अच्छी लेवल की शिक्षा वो नहीं दे पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपने समाज के लोगों को मदद करके उनको उचित शिक्षा दिलवाई जाए। एक सवाल, आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? देखिए, हो सकता है, क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि मैं राजनीतिक रूप से लोगों को मजबूत कर सकता हूं, हमारे लोग अगर मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो हो सकता है चुनाव लड़ना पड़े। 27 का चुनाव विधानसभा लड़ेंगे या पंचायत चुनाव आ रहा है उसको लड़ेंगे? उसके लिए भी कुछ सोचा नहीं, तो समय आगे बताया जाएगा आपको।